आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य के पहले पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं, पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। देखिए, किसी भी पद्यांश में जितने भी शब्द आए होते हैं, यदि आप इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जान लेंगे तो व्याख्या आप अपने से कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी से भी आप एक बार व्याख्या सुन लेंगे और इन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम रहेगा तो आप व्याख्या कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, तो आप किसी से भी पढ़िए, लेकिन जितने शब्द आए होते हैं इन शब्दों के सरल अर्थ आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक शब्द के सरल अर्थ को पहले देख लेते हैं। साजी, साज मतलब सजाकर या तैयार करके। साज मतलब सजाकर या तैयार करके। चतुरंग, चतुरंग का मतलब होता है चारों प्रकार की। चतुरंग मतलब चारों प्रकार की। सैन्य मतलब सेना। सैन्य मतलब सेना। तो देखिए, चारों प्रकार की जो सेना है उसमें पैदल सैनिक वाली सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और जो रथ सेना होती है, इन चारों सेना की बात हो रही है। ठीक है, तो चतुरंग सैन्य मतलब चारों प्रकार की सेना। अंग, अंग मतलब शरीर। अंग मतलब शरीर। ठीक है। मैं मतलब में। मैं मतलब में। उमंग मतलब उत्साह। उमंग माने उत्साह। धार मतलब धारण करके। धार मतलब धारण करके। सरजा, देखिए सरजा एक उपाधि है, एक शिवाजी को दी गई उपाधि है। आप इसको सरदार कह सकते हैं। सरजा को बदल के आप सरदार कह सकते हैं। ठीक है। शिवाजी तो राजा है, शिवाजी उनका नाम है, तो ऐसे ही रहेगा। जंग माने युद्ध। जंग माने युद्ध। जीतन मतलब जीतने। जीतन मतलब जीतने। चलत हैं मतलब चलते हैं या प्रस्थान करते हैं। चलते हैं या प्रस्थान करते हैं। भूषण कवि हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, भूषण कवि हैं। ठीक है। भनत मतलब कहते हैं। भनत मतलब कहते हैं। नाद मतलब होता है ध्वनि, आवाज़, ध्वनि। बिहद मतलब भयंकर या विशाल। भयंकर या विशाल। नगारन के, नगारन के मतलब नगाड़ों की, जो नगाड़े बजते हैं, नगाड़े, तो वही नगाड़ों की। ठीक है। नदी सरल है, ऐसे ही रहेगा, नदी ही रहेगा। नद माने नाला। नद माने नाला। मद, देखिए मद जो है ये ऐसा माना जाता है कि जो हाथी होते हैं उनकी कनपटी के पास से एक पानी की तरह पदार्थ बहता है, उसको मद कहते हैं। सच ये है कि मैंने भी नहीं देखा है, बस पढ़ा है। मैंने कभी हाथी को देखा नहीं कि उसकी कनपटी से कोई ऐसा पानी बहता हो। बहता होगा तो मद माने एक प्रकार का द्रव है जो हाथी की कनपटी के पास से बहता है। गैबरन, गैबरन मतलब हाथी या मतवाले हाथी। हाथी या मतवाले हाथी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। के सरल है, ऐसे ही रहेगा। रलत है मतलब बह रहे हैं या बहते हैं। बह रहे हैं या बहते हैं, जैसा आपका वाक्य कहे। ऐल फैल, ऐल फैल का मतलब होता है सेना के चलने से या सेना के विस्तार से, यानी सेना का चलना या सेना का विस्तार होना, फैलना। ठीक है। खेल भैल, खेल भैल का मतलब खलबली। खेल भैल का मतलब खलबली। खलक माने संसार। खलक माने संसार। में सरल है, ऐसे ही रहेगा। गैल, गैल मतलब गली गली। गैल, गैल मतलब गली गली। गजन, गज यानी हाथी, गजन मतलब हाथी। की सरल है, ऐसे ही रहेगा। ठैल पैल, ठैल पैल का मतलब है धक्का मुक्की। ठैल पैल का मतलब धक्का मुक्की। शैल माने पर्वत, पहाड़, पर्वत। उसलत हैं, उसलत हैं मतलब उखड़ जा रहे हैं या उखड़ जाते हैं, जैसा वाक्य में बैठ जाए, उखड़ जाते हैं। तारा, जो आकाश में तारे होते हैं वही तारा है, दूसरा नहीं है, तो सरल है। सो मतलब समान या तारे के समान, दोनों को ले लेंगे तो हो जाएगा तारों सो मतलब तारे के समान। तारणी, तारणी मतलब होता है सूर्य। तारण मतलब सूर्य।
धूरी मतलब धूल, धूरी मतलब धूल। धारा, धारा मतलब आप गुबार कह सकते हैं, जो धूल का गुबार है, जो धूल की धारा है। तो गुबार यानी कि जो विशाल धूल उड़ रही है सेना के चलने से, उसी की बात हो रही है। में सरल है, ऐसे ही रहेगा। लगत मतलब लगता है या दिखाई देता है, लगता है या दिखाई देता है। जिमी माने जैसे, जिमी माने जैसे। थारा मतलब थाली, थारा मतलब थाली जिसमें आप खाना खाते हैं, थाली वही। पर मतलब थाली पर या थाली के ऊपर, पर माने ऊपर होता है, थाली पर, थाली के ऊपर। पारा, पारा एक प्रकार की धातु होती है। आपको पता है कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड रूप में पाई जाती है। तो पारा एक धातु है, ठीक है। आपने देखा होगा थर्मामीटर में पारा ही भरा होता है जिससे बुखार नापते हैं, तो वही पारा, मरकरी, ठीक है। पारावार, पारावार मतलब सागर, समुद्र, सागर। यों मतलब इस प्रकार, यों माने इस प्रकार। हालत है मतलब हिलता है, हालत है मतलब हिलता है। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग भी लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है, तो हम लोग संदर्भ लिखते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित शिवा शौर्य शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि भूषण जी हैं और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रसंग आपको कहीं से ढूंढना नहीं होता है, जो व्याख्या होती है उसी की मुख्य बात को हम लोग प्रसंग बना लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि भूषण जी ने युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय शिवाजी की सेना की विशालता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग व्याख्या की बात करते हैं, लेकिन व्याख्या शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ आपको समझना है। देखिए हम लोग दो दो लाइन को एक साथ लेकर के व्याख्या करेंगे, यानी दो दो लाइन की व्याख्या करेंगे। दो लाइन की व्याख्या करेंगे तो पूर्ण विराम लगा देंगे, फिर दो लाइन की व्याख्या करेंगे तो पूर्ण विराम लगा देंगे। तो ऐसे जब हम व्याख्या करेंगे तो हमारी व्याख्या सरल हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग व्याख्या को लिख लेते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि भूषण जी कहते हैं। अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं सरदार शिवाजी अपनी चारों प्रकार की सेना को सजाकर और अंग में उत्साह धारण करके युद्ध को जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे कवि भूषण जी कहते हैं युद्ध के लिए जाते समय, इतना अपने जोड़िए, युद्ध के लिए जाते समय नगाड़ों की भयंकर ध्वनि गूंज रही है और मतवाले हाथियों की कनपटी के पास से निकलने वाला मद द्रव नदी और नालों में बह रहा है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे सेना के चलने से संसार की सभी गलियों में खलबली मच गई है और हाथियों की धक्का मुक्की से पर्वत उखड़ते जा रहे हैं। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और पहले शुरू में थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे सेना के चलने से उड़ने वाली, इतना अपने से जोड़िए, सेना के चलने से उड़ने वाली धूल के गुबार में सूरज तारों के समान
दिखाई दे रहा है और पृथ्वी के कंपन करने से, इतना आपने जोड़िए, और पृथ्वी के कंपन करने से सागर इस प्रकार हिल रहा है जैसे थाली के ऊपर रखा हुआ पारा इधर उधर लुढ़कता है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो वीर रस है। यदि छंद की बात करें तो मनहरण कवित्त छंद है। यदि आप मनहरण भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कवित्त को याद रखिएगा कि ये कवित्त छंद है। यदि अलंकार की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें अतिशयोक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पर है, चलिए पद्यांश में देखते हैं। देखिए यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए, पर, पारा, पारावार, तो यहाँ पे प वर्ण आया है, यहाँ पे भी प वर्ण आया है और यहाँ पर भी प वर्ण आया है। तो जब एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है तो अनुप्रास अलंकार, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। और यदि अतिशयोक्ति की बात करें तो पूरा पद्यांश ही अतिशयोक्ति से भरा हुआ है। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी भी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। चलिए एक दो लाइन को हम लोग देखते हैं। जैसे ये देखिए, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। अब इस लाइन की व्याख्या में मैंने आपको बताया कि जो मतवाले हाथी हैं उनकी कनपटी के पास से यानी कान के पास से जो मद द्रव है वो इतना अधिक बह रहा है कि वो नदी और नालों में बह रहा है। क्या कभी हाथी के कान से इतना बहेगा कोई पानी की उससे नदी और नाला बह जाए? कभी नहीं हो सकता। लेकिन कवि ने बहुत बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे वर्णन किया है कि उनके हाथी से इतना पानी निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे और अगली लाइन को देख लीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि हाथियों की धक्का मुक्की से पर्वत उखड़ जा रहे हैं। कभी पहाड़ उखड़ेगा क्या हाथी के धक्का मुक्की से? कभी नहीं। और यहाँ पर वो कह रहे हैं, इस लाइन को भी देख लीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो धरती है जब हिलती है तो धरती पर जो समुद्र है, सागर है, वो इस तरह से हिलता है जैसे कि थाली में रखा हुआ पारा। तो कभी पानी समुद्र हिलेगा क्या सेना के चलने से? नहीं। तो यहाँ पर बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग भाषा की बात करें तो साहित्यिक ब्रज भाषा में ये पद है। शैली की बात करें तो मुक्तक है। गुण इसमें ओज है। जो भी वीर रस की कविताएं होती हैं उसमें ओज गुण ही होता है। और यदि शब्द शक्ति की बात करें तो व्यंजना है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न पूछता कैसे है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछेगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके पेपर में 5 प्रश्न होंगे। वो 5 प्रश्न ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को अच्छी तरह से समझ लिया है, चाहे आपने अपनी स्कूल की क्लास में समझ लिया है या कहीं भी किसी से भी समझ लिया है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। तो बहुत ही सरल है, आप उत्तर डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम भूषण, सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर देंगे, कवि का नाम भूषण तथा कविता का नाम शिवाशौर्य। इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर देंगे, शिवाशौर्य है। और पहले का जो उत्तर है वो हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किस समय का वर्णन किया है? बहुत ही सरल है, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने शिवाजी के द्वारा युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय का वर्णन किया गया है। और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चतुरंगिणी सेना से क्या अभिप्राय है?
कौन चतुरंगिणी सेना लेकर तैयार है। यानी इसमें दो प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है कि चतुरंगिणी सेना का क्या मतलब है और चतुरंगिणी सेना को लेकर के कौन तैयार है, यानी कौन युद्ध करने जा रहा है। तो बहुत ही सरल है, आप उत्तर लिखेंगे और उत्तर डाल के लिखेंगे चतुरंगिणी सेना का अभिप्राय उस सेना से है जिसमें घुड़सवार सैनिक, गज सैनिक, पैदल सैनिक और रथ सैनिक शामिल होते हैं। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिवाजी चतुरंगिणी सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और तीसरे का भी उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। यानी पूछ रहा है कि इस पद्यांश में कौन से अलंकार आए हैं। तो आप उत्तर डालेंगे और उस लाइन को लिखेंगे जहाँ पर जो अलंकार आपको बताना है ना, वो लाइन लिखेंगे और लिखेंगे कि यहाँ पर ये अलंकार आया हुआ है। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पद्यांश में ये अलंकार है, मैंने आपको बताया है दोनों अलंकार, तो आप उसको लिख देंगे। ठीक है, अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए मैंने आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताई है। चलिए देख लेते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 लाइन दिख रही होगी। इन 4 लाइन के नीचे रेखा खींची हुई है, रेखांकित अंश है, इसी की व्याख्या आपको करनी है। तो करना कुछ नहीं है, आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में, इतना लिखेंगे, पद्यांश मत लिखिएगा। प्रस्तुत रेखांकित अंश में या प्रस्तुत पंक्ति में, दो में से कोई एक लिखिएगा। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण जी कहते हैं। इतना जोड़ने के बाद आप व्याख्या जैसे मैंने पहले ही बताई है उस चीज़ को आप लिख देंगे और आपका उत्तर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।